हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसीसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 121 से क्वेश्चन नंबर 130 तक। हमने आरसीसी गुप्ता एंड गुप्ता बुक के आरसीसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 120 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 120 तक हमने डिस्कस किए हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लो प्लेलिस्ट में जाके, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 120 तक। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके कॉन्सेप्ट इस वीडियो में रिपीट होंगे, या जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उनमें पुराने क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो यदि आप पुराने वीडियो अच्छे से देख लोगे तो आपकी जो नई वीडियो है, नए क्वेश्चन आएंगे, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 121। अकॉर्डिंग टू IS 456 1978, ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। IS कोड 456 1978, और वो अपडेट हुआ है 2000 में। तो अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं 2000 के अकॉर्डिंग, और उनके आंसर दोनों के लगभग लगभग सेम होते हैं। 99% क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर क्या होंगे, सेम होंगे IS कोड 1978 और 2000 के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना, यदि एग्जाम में यहाँ पर 2000 भी लिखा होगा तब भी आपका आंसर वही होगा। क्वेश्चन नंबर 121, according to IS 456 1978, the maximum strain in concrete at the outermost compression fiber in the limit state design of flexural member is। जो फ्लेक्सुरल मेंबर होता है, बेंडिंग मेंबर होता है, बेंडिंग या फ्लेक्सुरल एक ही बात होगी, उस मेंबर पे आपको बताना है लिमिट स्टेट डिजाइन के अकॉर्डिंग जो आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर होगा वहां पर स्ट्रेन कितनी होगी। ठीक है, कॉन्क्रीट में आपको बताना है कितनी होगी स्ट्रेन। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे जो LSM है, लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड है, उसके एजम्पशंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर हम कुछ बेसिक एजम्पशंस देखते हैं। ठीक है, चार के अलावा और भी होंगे इसके एजम्पशंस, लेकिन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला एजम्पशंस है, प्लेन सेक्शंस नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। प्लेन सेक्शन जो होता है वो नॉर्मल होता है एक्सिस के, और बेंडिंग होने के बाद भी नॉर्मल ही रहेगा। कैसे? ये एक बीम है, ये बीम की एक्सिस है, ठीक है, ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन और ये एक्सिस, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 एंगल है। मतलब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, 90 एंगल है। जब बीम बेंड हो जाएगी, ठीक है, बेंड होने के बाद भी इस तरीके से जब बीम बेंड होती है तो उसके बाद भी बीम की एक्सिस और ये प्लेन, इन दोनों के बीच में एंगल 90 ही रहेगा। मतलब प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस, जो प्लेन सेक्शन है वो एक्सिस के नॉर्मल है, बेंडिंग के पहले भी और बेंडिंग के बाद भी। ये है पहला पॉइंट। सेकेंड, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.0035 इन बेंडिंग। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, कितनी होगी? 0.0035 इन बेंडिंग। और विटनी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने देखी थी कितनी होती? 0.3%, वो भी आपको याद रखना है। थर्ड, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज इग्नोर्ड। कॉन्क्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ को इग्नोर किया जाता है, उसको कंसिडर नहीं करते डिजाइन के अकॉर्डिंग। फोर्थ, for design purpose the partial safety factor for concrete is 1.5 and for steel is 1.15। कंक्रीट के लिए हम 1.5 लेते हैं और स्टील के लिए 1.15। ये भी मैंने समझाया था, अलग अलग क्यों होती है, कंक्रीट के लिए हम ज़्यादा क्यों लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और स्टील के लिए कम क्यों लेते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, क्वेश्चन नंबर 211 से क्वेश्चन नंबर 111 से 120 तक। ये जो पार्ट था हमारा आरसीसी का, उसमें मैंने आपको समझाया था कि स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लिया जाता है, कंक्रीट के लिए ज़्यादा। ऐसा क्यों? क्वेश्चन नंबर 121, यहाँ पर आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछी गई तो कितनी हो जाएगी? 0.0035। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 122, द मिनिमम इसेंट्रिसिटी फॉर डिजाइन ऑफ कॉलम्स एज पर IS 456 1978 इज। यहाँ पर इसेंट्रिसिटी आपको बताना है, ये एल है, ठीक है, ये एल है, subjected to a maximum of 20 mm, where L is equal to unsupported length of the column and D lateral dimension of column in the direction under consideration। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा IS कोड के अकॉर्डिंग? IS कोड के अकॉर्डिंग मिनिमम इसेंट्रिसिटी होती है L बाई 500 प्लस D बाई 30 या 20 mm।
इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगी वो हो जाएगी इसेंट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 121, आंसर हमारा क्या होगा? आंसर करेक्ट होगा यहाँ पर बी। आंसर बी इज करेक्ट। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगी वो हो जाएगी इसेंट्रिसिटी मिनिमम, उसको हम क्या ही कहेंगे, वो मिनिमम इसेंट्रिसिटी है। क्वेश्चन नंबर 122, आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 123, for the deflection of simply supported beam to be within permissible limits, the ratio of its span to effective depth as per IS 456/1978 should not exceed। यहाँ पर हम डिफ्लेक्शन देख लेते, सिंपली सपोर्टेड बीम आपको पूछा गया है। हम तीन बीम के लिए देखेंगे यहाँ पर, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन आते हैं। वैसे आपको यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड के लिए पूछा गया है, कैंटिलीवर के लिए भी पूछ लेते हैं और कंटिन्यूअस के लिए भी। ये स्क्रीनशॉट मैंने आईएस कोड से लिया है, IS 456/1978 आपको क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। और ये स्क्रीनशॉट मैंने 2000 से लिया है, तो दोनों में सेम होगा आंसर। The vertical deflection limits may be generally be assumed to be satisfied provided that the span to depth ratio are not greater than the values obtained as below। जो स्पान और डेप्थ रेशियो होता है वो अधिक नहीं होना चाहिए। किससे अधिक नहीं होना चाहिए? कैंटिलीवर में 7 से अधिक नहीं होगा वो, सिंपली सपोर्टेड में 20 से अधिक, ठीक है। स्पान और डेप्थ का रेशियो लेस देन होना चाहिए, ठीक है, मतलब इससे मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। किससे? कैंटिलीवर के केस में 7 से, सिंपली सपोर्टेड में 20 और कंटिन्यूअस में 26। अब ये जो वैल्यू दी गई है किसके लिए है? बेसिक वैल्यूज ऑफ स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर स्पान अप टू 10 मीटर। यदि स्पान 10 मीटर तक है उस केस में ये वैल्यू होगी। यदि स्पान 10 मीटर से अधिक है तो उस केस में क्या किया जाएगा? बी पॉइंट, फॉर स्पान अबाउट 10 मीटर द वैल्यूज इन ए may be multiplied by 10 by span in meters except for cantilever in which case deflection calculation should be made। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें 10 बाई स्पान से मल्टीप्लाई कर देंगे जो वैल्यू ए में थी, यदि 10 मीटर से ज़्यादा स्पान है तो। अब यहाँ पर आपको सिंपली सपोर्टेड के लिए पूछा गया तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 20। क्वेश्चन नंबर 123, आंसर बी इज करेक्ट। अभी दूसरी भी वैल्यू याद रख लेना, 7, 26 और स्पान 10 मीटर से ज़्यादा है तो 10 बाई स्पान से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 124, द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार्स ऑफ डायमीटर 5 एज पर IS कोड इज गिवन बाई। यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ पूछी गई है। डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार्स, ये फॉर्मूला होगा डेवलपमेंट लेंथ का IS कोड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्लोज दिया गया 26.2.1। यदि आपके पास IS कोड है तो वहाँ पर आप देख भी सकते हो 26.2.1 उसमें दिया गया है डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला LD, वो होता है 5 सिग्मा S डिवाइडेड बाई 4 टाउ BD। 5 है नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बार, सिग्मा S स्ट्रेस इन बार एट द सेक्शन कंसिडर्ड ए डिजाइन लोड, और टाउ BD है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, और वो 26.2.1.1 में गिवन है आपको। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 124, बी ऑप्शन में जो फॉर्मूला दिया गया है 5 सिग्मा S डिवाइडेड बाई 4 टाउ BD। करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 125, फॉर बार्स इन टेंशन a standard hook has an anchorage value equivalent to a straight length of where D is diameter of hook। एक बार दिया गया है, टेंशन में है, ठीक है, उस पर टेंशन स्ट्रेस है, और आपको बताना है कि जो स्टैंडर्ड हुक होगा उसकी वैल्यू आपको बताना है कि इक्विवेलेंट टू द स्ट्रेट लेंथ ऑफ कितने डायमीटर की होगी। तो पहले तो हम समझ लेते हैं, यहाँ पर दो बार समझेंगे, डिफॉर्म बार क्या होता है और प्लेन बार क्या होगा। इस डिफॉर्म्ड बार are rods of steel provided with lugs reefs are deformation the surface of bar। These bars minimize slippage in concrete and increases the bond between the two materials। डिफॉर्म बार क्या होता है? स्टील बार होता है, उसके ऊपर क्या होंगे? उसके ऊपर लग्स या रीफ्स बनी होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, एग्जांपल देख के आपको समझ में आ जाएगा। जो डायग्राम बना हुआ है ये इसको कहा जाता है लग्स या रीफ्स, ये बनी होती है। इससे क्या होता है, जब इसके ऊपर कंक्रीट से कवर किया जाता है इसको, तो कंक्रीट और इस स्टील के बीच में स्लीपेज कम हो जाता है, मतलब स्लिप नहीं हो पाता है ये बार,
क्योंकि इसकी जो बॉन्डिंग स्ट्रेस है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अंदर जो बॉन्डिंग स्ट्रेस होगी वो बढ़ जाएगी, स्लिप होने की संभावना कम होगी। किसके कंपेयर में? प्लेन बार के कंपेयर में। डिफॉर्म बार हैव मोर टेंसाइल स्ट्रेसेस देन दैट ऑफ माइल्ड स्टील प्लेन बार्स। दिस बार्स कैन बी यूज्ड विदाउट एंड हुक्स, मतलब एंड पर हुक्स लगाने की आवश्यकता नहीं होगी यदि डिफॉर्म बार यूज किए गए हैं, और यदि प्लेन बार यूज करेंगे तो उसमें हुक लगाना पड़ता है। अब हुक क्या होता है और बेंड क्या होता है वो भी हम समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आईएस कोड से डिफॉर्म जो प्लेन बार होता है उसमें हुक कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया यदि क्वेश्चन में डिफॉर्म बार आता है तो आपको हुक की आवश्यकता नहीं होगी, और यदि प्लेन बार है तो वहाँ पर आपको हुक लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी स्लीपेज ज़्यादा होती है, स्लीपेज हो जाता है प्लेन बार। लेकिन डिफॉर्म बार स्लीपेज नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें ग्रिप होती है, वो कंक्रीट को अच्छे से पकड़ लेता है, जिससे कि स्लिप होने की चांसेस कम हो जाते हैं। ये तो हमने यहाँ पर देख लिया, लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन में आपको दिया नहीं गया कौन सा बार है, प्लेन या डिफॉर्म बार है। लेकिन ऑप्शन यदि आप देखोगे तो ऑप्शन में जीरो नहीं है, इसका मतलब कौन सा बार होगा? प्लेन बार है, तभी यहाँ पर आपको ऑप्शन में वैल्यू दी गई है। बेंड और हुक में डिफरेंस देख लेते क्या होता है। बेंड 90 डिग्री पे आप देख सकते हो ये बेंड होगा, ठीक है, और हुक इस तरीके से हुक होता है, ये हुक बना हुआ है और ये बेंड बना हुआ है। आईएस कोड से हम समझते हैं एंकरिंग रेनफोर्सिंग बार्स, ये क्या होता है? एंकरिंग बार्स इन टेंशन, deformed bar may be used without end anchorage provided development length requirement is satisfied. Hooks should be normally be provided for plain bars in tension. तो फ्रेंड्स ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ए पॉइंट हमने फिगर के साथ समझ लिया है डिफॉर्म बार और प्लेन बार को। बी पॉइंट डिस्कस करते हैं बेंड्स एंड हुक, ये भी आपको मैंने लास्ट में समझा दिया क्या होता है बेंड्स एंड हुक। बेंड्स एंड हुक शेल बी कन्फर्म। A. Bends. The anchorage value of bend shall be taken as 4 times the diameter of bar for each 45 degree bend subjected to a maximum of 16 times the diameter of the bar. ये तो बेंड की बात हो गई है। आपको क्वेश्चन में हुक्स पूछा गया है तो उसको हम देख लेते हैं। द एंकरेज वैल्यू ऑफ अ स्टैंडर्ड यू टाइप हुक शुड बी इक्वल टू 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार। जो हुक्स होता है स्टैंडर्ड आपको पूछा गया है, तो स्टैंडर्ड हुक्स कौन सा होता है? यू टाइप। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो स्टैंडर्ड हुक होगा वो कौन सा होगा? यू शेप में होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने भी लास्ट में देखा था ये स्टैंडर्ड हुक है, यू शेप में होता है और स्टैंडर्ड बेंड होता है 90 डिग्री पर। इक्वल टू 16 टाइम द डायमीटर ऑफ द बार, 16 टाइम होता है डायमीटर ऑफ बार के, यहाँ पर सी ऑप्शन आप देख सकते हो 16 टाइम डायमीटर ऑफ बार। क्वेश्चन नंबर 125 आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 126 द क्रीप स्ट्रेंस आर, क्रीप स्ट्रेंस किसके द्वारा होती है, किसके कारण होगी? डेड लोड के कारण, लाइव लोड के कारण, या दोनों के कारण। और ऑप्शन डी इंडिपेंडेंस ऑफ लोड्स। क्रीप स्ट्रेन की डेफिनेशन हम देख चुके हैं, यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। क्रीप कैन बी डिफाइंड एज द इलास्टिक एंड लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन ऑफ कॉन्क्रीट अंडर अ डेड लोड। जो डेड लोड होता है या सस्टेन लोड होता है उसके अंडर कंक्रीट का जो डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे क्रीप। ये टाइम डिपेंडेंट मतलब लॉन्ग टर्म में होता है, ज़्यादा समय लगता है क्रीप में। जनरली अ लॉन्ग टर्म प्रेशर changes the shape of concrete structure and the deformation occurs along the direction of the load. लॉन्ग टर्म में जब प्रेशर जो उस पर डेड लोड है उसके कारण कंक्रीट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आ जाता है। और डिफॉर्मेशन कौन सी डायरेक्शन में आएगा? जिस डायरेक्शन में लोड है। तो डेड लोड वर्टिकली होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा डेड लोड उसका। ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में उसका डिफॉर्मेशन भी होता है। तो क्रीप किसके कारण होगा? डेड लोड के कारण। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन में उस क्वेश्चन को कम से कम कोशिश करता हूँ कि उससे 3 से 4 क्वेश्चन बनाने की। जैसे इसी क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो बनेगा क्रीप किसके कारण है? डेड लोड के कारण, ये तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है। सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा समय लगता है इसमें। इसमें जो डिफॉर्मेशन होता है वो डायरेक्शन क्या होगी उसकी डिफॉर्मेशन की? जो लोड की डायरेक्शन है। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो जो भी क्वेश्चन, जैसे हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो आपके इस वीडियो में कम से कम 30 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे।
ठीक है, 10 वीडियो से आपके 30 क्वेश्चन कवर होंगे। क्वेश्चन नंबर 126 आंसर क्या होगा? आंसर ए इज करेक्ट, कोस्ट ड्यू टू डेड लोड्स ओनली। क्वेश्चन नंबर 127, द इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन मॉड्यूलर रेशियो इज। क्रीप का इफेक्ट मॉड्यूलर रेशियो पे बताना क्या होगा? रेनफोर्स्ड सेक्शन इज मेड अप बोथ स्टील एंड concrete, while steel is made to resist tension load and compression load takes by concrete। जो रेनफोर्स सेक्शन होता है वो दो मटेरियल से मिलके बना होता है, स्टील और कंक्रीट से। स्टील का यूज हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो टेंशन को रजिस्ट करता है और कंक्रीट कंप्रेशन को रजिस्ट करता है, इसलिए कंक्रीट का यूज किया जाता है और टेंशन का स्टील का यूज किया जाता है, दोनों का, क्योंकि वो दोनों लोड को रजिस्ट कर लेते हैं। जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसके बॉटम पे टेंसाइल लोड आता है और अपर फाइबर में कंप्रेशन, तो कंप्रेशन कंक्रीट के द्वारा रजिस्ट किया जाएगा और टेंसाइल स्टील के द्वारा। मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है? इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ भी कर लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। मॉड्यूलर रेशियो इज द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स। दोनों का रेशियो होगा। यहाँ पर आपको स्टील और कंक्रीट दिया गया है, दो मटेरियल, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? मॉड्यूलर रेशियो होगा ई एस डिवाइडेड बाई ई सी। तो फ्रेंड्स, इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन मॉड्यूलर रेशियो वो बढ़ा देती है, इंक्रीज हो जाती है मॉड्यूलर रेशियो के साथ में। क्वेश्चन नंबर 127 आंसर क्या होगा इसका? बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 128, श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट डिपेंड्स अपॉन। यहाँ पर तीन आपको दिए गए स्टेटमेंट, ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, पासेज ऑफ टाइम और स्ट्रेस। तो श्रिंकेज किस पे डिपेंड करती है? पहले हम डेफिनेशन देखते हैं श्रिंकेज की क्या होती है। श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट, द वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर ड्यू टू द लॉस ऑफ मॉइस्चर बाय इवोपरेशन इज नोन एज कॉन्क्रीट श्रिंकेज और श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट। जो मॉइस्चर होता है कॉन्क्रीट में, जब उसका इवोपरेशन होता है तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है, और वॉल्यूम चेंज होता है वही कहलाती है श्रिंकेज। इट इज टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन which reduces the volume of concrete without the impact of external forces। बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के उसके वॉल्यूम में रिड्यूस हो जाता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। वो टाइम डिपेंडेंट होता है, उसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं होगा कि 2-4 दिन में श्रिंकेज आपको दिखाई देगी, उसमें कुछ महीने लगते हैं, कुछ साल लगते हैं, उसके बाद ही आपको श्रिंकेज उस कॉन्क्रीट में दिखाई देगी। इसमें किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल लोड नहीं लगाया जाता है, ठीक है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं होता है। अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं श्रिंकेज को? दो फैक्टर हम डिस्कस करते हैं आपको क्वेश्चन में जो दिए गए उसके अकॉर्डिंग। पहला जो फैक्टर है ह्यूमिडिटी, वो कैसे अफेक्ट करती है? इफ द कॉन्क्रीट इज प्लेस्ड इन ड्राई एयर इट श्रिंक्स। यदि ड्राई में है तो कॉन्क्रीट श्रिंक होगी क्योंकि जो मॉइस्चर है वो इवोपरेट होगा। But if it is placed in water or air with 100% humidity it swells। यदि उसमें ह्यूमिडिटी है, ठीक है, यदि किसी स्थान पर अपन ऐसी जगह बनाते हैं कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर जहाँ पर ह्यूमिडिटी है, जहाँ पर नमी है, तो वहाँ पर क्या होगा? कॉन्क्रीट में श्रिंकेज नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर इवापोरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके आसपास पानी है, एटमॉस्फेयर में आसपास भी पानी है, ठीक है, इसका मतलब उसमें ह्यूमिडिटी है, तो वहाँ पर इवापोरेशन नहीं हो पाएगा, किसका? कॉन्क्रीट का। यदि कंक्रीट का इवापोरेशन नहीं होगा, कंक्रीट में जो मॉइस्चर है उसका इवापोरेशन नहीं होगा, तो वहाँ पर श्रिंकेज भी नहीं आएगी, ठीक है। तो जहाँ पर यदि ह्यूमिडिटी है वहाँ पर श्रिंकेज नहीं आती, उसकी वो स्वेल होने लगती है, उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। श्रिंकेज इज मच लेस इन कोस्टल एरियाज वेयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई थ्रू आउट द ईयर। जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो समुद्र के आसपास के जो एरिया होते हैं, वहाँ पर श्रिंकेज में ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होती है, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब हो जाएगा कि जो कॉन्क्रीट में ह्यूमिडिटी है और जो एटमॉस्फेयर में है, वो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो जो इवापोरेशन होगा वो एटमॉस्फेयर में जो वाटर है उसी का इवापोरेशन हो जाता है। सेकेंड, द रेट ऑफ श्रिंकेज रेपिडली डिक्रीजेस विथ टाइम। जो श्रिंकेज है वो टाइम के साथ डिक्रीज होते जाती है, मतलब पहले 1 महीने में जितनी श्रिंकेज होगी नेक्स्ट 2 मंथ में वो कम होगी, मतलब धीरे धीरे फिर कम होती जाती है उसकी वैल्यू, क्योंकि पानी वहाँ से इवापोरेट हो जाता है, फिर बहुत कम पानी बचता है, इसलिए इवापोरेशन कम होगा तो श्रिंकेज भी टाइम के साथ कम होते जाती है। पहले कॉन्क्रीट में पानी ज़्यादा है तो ज़्यादा इवापोरेशन होगा, ज़्यादा इवापोरेशन है तो श्रिंकेज भी ज़्यादा है,
और धीरे धीरे फिर पानी कम होते जाएगा कंक्रीट में, तो श्रिंकेज की वैल्यू भी कम होते जाएगी। इसका मतलब टाइम के साथ श्रिंकेज रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर दोनों फैक्टर, ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर और पासेज ऑफ टाइम, इन दोनों पे डिपेंड होती है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, लेकिन स्ट्रेस पर नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 128 आंसर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 129 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू श्रिंकेज स्ट्रेसेस simply supported beam having reinforcement only at bottom tends to deflect। कहाँ पर डिफ्लेक्ट होगा वो? डाउनवर्ड में। जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है वो श्रिंकेज के कारण उसका डिफ्लेक्शन कैसा होता है? डाउनवर्ड में डिफ्लेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 129 आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 130, इन सिमेट्रिकली रेनफोर्स्ड सेक्शंस श्रिंकेज स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील आर रिस्पेक्टिवली। यदि सिमेट्रिकली रेनफोर्स्ड सेक्शन है तो श्रिंकेज स्ट्रेस के कारण कंक्रीट में कौन सी स्ट्रेस आएगी और स्टील में कौन सी आएगी? इन सिमेट्रिकली रेनफोर्स्ड सेक्शन श्रिंकेज स्ट्रेसेस टेंसाइल इन कंक्रीट एंड कंप्रेसिव इन स्टील। ठीक है, यदि श्रिंकेज स्ट्रेस इसका मतलब क्या हुआ? उसमें पानी का इवापोरेशन होगा। पानी का इवापोरेशन किससे होगा? कंक्रीट से होगा, स्टील से तो होगा नहीं। तो कंक्रीट से होगा तो कंक्रीट में कंप्रेशन स्ट्रेसेस वहां पर आएगी, तो कंप्रेशन के कारण वहां पर क्या होगा? कंप्रेशन के कारण टेंसाइल स्ट्रेसेस आ जाएगी कंक्रीट में। ठीक है, इसको एक बार वो समझ लो। कंक्रीट में जो पानी है उसका इवापोरेशन होगा। ठीक है, उसका इवापोरेशन हुआ तो कंक्रीट कंप्रेस होने लगेगी, लेकिन जो स्टील है वो उसको रोकने की कोशिश करेगी। रोकने की कोशिश करेगी तो उसमें कौन सी स्टाइल आ जाएगी? स्ट्रेस आएगी कंक्रीट में, टेंसाइल आएगी, और स्टील में कंप्रेसिव होगी। क्योंकि जो कंक्रीट है वो कंप्रेस हो रहा है तो स्टील को भी कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। ये हमने थर्मल एक्सपांशन में पढ़ा था, ये कॉन्सेप्ट हमने थर्मल एक्सपांशन में पढ़ा था। उसमें भी हमने क्वेश्चन किए थे, एक या दो क्वेश्चन थे वहां पर हमने डिस्कस किए थे जो कंपोजिट सेक्शन थे। तो आप पहले वो वाले वीडियो देख लो, पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 120, उसके बाद आप 121 से 130 तक डिस्कस करोगे। ठीक है, तो आपको इजी होगा समझने में। 1 से 120 में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे डिस्कस किए जो कि इस वीडियो में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 130 आंसर बी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, जितना आप वीडियो को शेयर करोगे, जितने लाइक आएंगे, जितनी कमेंट आएगी, उतना ही मोटिवेशन मिलेगा और उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, आपके एग्जाम के पहले मैं कोशिश करूंगा अक्टूबर लास्ट तक गुप्ता एंड गुप्ता के मैक्सिमम सब्जेक्ट कवर हो जाएं। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है, आप जितना सपोर्ट करोगे मुझे उससे ज़्यादा मैं आपको सपोर्ट करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।